हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। साथ साथ व्यूवर्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों के जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो हमको मोटिवेट करते हैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाने के लिए, ताकि हम समाज के ऐसे ही बर्निंग टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। तो बराए मेहरबानी अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें और इनबॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। व्यूवर्स, आपको अंदाज़ा है कि मेरे अब तक के जितने भी ब्लॉग्स हैं, जो मेरे सफ़रनामे भी हैं, जहाँ जहाँ हमने सफ़र किया, उसके बाद हमारी कोशिश ये हुई कि समाज के कुछ जलते हुए ऐसे टॉपिक्स लेकर हम आएँ जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात करने से बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। और आज का ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं, हमारे यहाँ बात करने की बहुत कमी है। कम्युनिकेशन गैप बहुत सारी गलतफ़हमियों को बढ़ावा देता है और वो गलतफ़हमियाँ धीरे धीरे समाज के लिए एक नासूर बनती जाती हैं। आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक टॉपिक पर जिसका मैंने उन्वान या जिसका लबलबाब यही है, पापा की परी। क्योंकि हमने देखा होगा कि आजकल हम समाज में अपनी लड़कियों को पापा की परी बनाते हैं। परी आप सब जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत, जिसके पर हैं, उड़ती फिरती है। इस कंसेप्ट ने हमारे समाज में लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है। कमज़ोर इस तरह से बना दिया कि उनमें आगे बढ़ने की जो सलाहियतें हैं वो उस तरह से परवान नहीं चढ़ रही जिस तरह से उनको परवान चढ़ना चाहिए। और वैसे भी जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी घर में जाते हैं या किसी की लड़की के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा हमको एक ही जवाब मिलता है कि हमने अपनी लड़की को घर का कोई काम नहीं सिखाया क्योंकि हमारी लड़की पढ़ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो लड़की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती है, जो लड़की पढ़ाई के साथ साथ गाड़ी चलाना सीख सकती है, जो लड़की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम करना सीख सकती है, इश्क करना सीख सकती है, डेटिंग करना सीख सकती है, घूमना फिरना सीख सकती है, उस लड़की के लिए पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज सीखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? और वालिदैन इस बात के लिए उसकी हौसला अफजाई क्यों करते हैं और इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ क्यों कहते हैं कि हमारी लड़की पढ़ रही है? आप बताइए, क्या हमारी और आपकी लड़कियां सुबह से लेकर शाम तक किताबें हाथ में लिए बस पढ़ाई करती रहती हैं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको लड़कियों को तालीम के साथ साथ ज़िंदगी के तमाम हालात से मुकाबला करना सिखाना चाहिए। यही वजह है कि जब लड़कियां पापा की परी के कंसेप्ट में फंस जाती हैं तो वो घर गृहस्थी नहीं संभालती। मैंने तो यहाँ तक का देखा है कि घर के अंदर तो हैंडपम्प का पानी तक नसीब नहीं होता, लेकिन जब ससुराल में जाती हैं तो बात करते हैं कि हम तो मुँह भी बिस्लरी के पानी से धोते थे। ऐसी लड़कियों को भी मैं जानती हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में कभी फल नाम की चीज़, मतलब घर में कभी सड़े गले आम भी नहीं आए होंगे। जब वो ससुराल में जाती हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमें अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखना है, इसलिए हमको सुबह ही उठ के रियल जूस के पैकेट्स चाहिए। क्योंकि हमारे फादर जो है, क्योंकि मैं अपने पापा की परी हूँ, इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे सुबह आँख खुलते ही नाश्ते में रियल जूस दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं जिसमें शादियां बनना तो दूर की बात है, हफ्ते 2 हफ्ते में ही टूट जाती हैं। और ये टूटते बिखरते रिश्ते किस तरह से पापा की परी को बुरी तरह से अंदर से तोड़ देते हैं और समाज में जो उसको इज़्ज़त और मर्तबा हासिल होना होता है वो तो बहुत दूर की बात है, वो कभी अपने बाप के लिए भी अच्छी बेटी नहीं बन पाती है। और उस वक्त इंतहा हो जाती है जब वो अपने इन तमाम चीज़ों के लिए एक वक्त ऐसा आता है कि अपने पेरेंट्स को ही इल्ज़ाम देती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि बहुत सारी लड़कियां जब शादी होती है तो अपने साथ 490 का वेपन लेकर आती हैं। तो मेरे इस ब्लॉग पे मेरे पास बहुत सारे जो लोगों ने कमेंट्स भी भेजे और मेरे मैसेंजर पे भी मैसेज आए, फ़ोन्स भी आए। बहुत सारी बहू रानियाँ भी मुझसे नाराज़ हुई। मुझे इस चीज़ की कोई भी मतलब फ़िक्र नहीं है। मैं होता है, जिन लोगों को मोहब्बत होती है नाराज़ भी होते हैं। बहुत सारी गलतफ़हमियाँ, मैंने पहले ही कहा, कम्युनिकेशन से दूर होती है। तो उन लोगों का ये कहना था कि आप सिर्फ बहू रानियों पर ही बात कर रही हैं, आपको बेटियों पर भी बात करनी चाहिए। तो बहू किसी के घर की बेटी ही होती है और जो किसी के घर की बेटी है वो दूसरे घर की बहू ही होती है। लेकिन हमको समाज में
बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना बहुत ज़रूरी है और उन माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके घर लड़कियां हैं, ताकि उनकी तरबियत वो उस ढंग से करें। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी लड़कियों को बंद करके रखो। मैं खुद आप सब लोगों के सामने मिसाल हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझको, मेरे वालिद ने कभी भी एक लड़की की तरह नहीं, एक लड़के की तरह उन्होंने मेरी परवरिश की। और वो हमेशा यही कहा करते थे कि तुम कहीं भी जाओगी, हमको इस बात का यकीन है, भरोसा है कि आप हालात के साथ खुद निपट सकती हो। मैं अपने घर ख़ानदान की वो वाहिद लड़की हूँ जिसने शादी से पहले न जाने कितने मुल्कों का सफ़र किया, अकेले सफ़र किया। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप अपनी लड़कियों को सिर्फ एक परी के कंसेप्ट में मत रखिए। आप अपनी लड़कियों को बताइए कि ये समाज, ये दुनिया, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनका रख रखाव, उनका रहन सहन, उनके रस्म व रिवाज। अब आप अपनी लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना अपने घर में सिखाते हैं, क्या आप एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे जो निहायत छोटे कपड़ों के अंदर आपके घर में आएगी? मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को अपनी ज़िंदगी, अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए जिस घर में वो इज़्ज़त बन के जा रही है वहाँ उनका माहौल कैसा है और उन्हें उसमें कैसे एडजस्ट करना है। तो 498 के साथ जब लड़की घर में आती है तो उसके साथ यहीं सिर्फ और यहीं फुल स्टॉप नहीं लगता है, बहुत सारे और भी केसेस होते हैं। लड़की DV एक्ट में चली जाती है, वहाँ पर वो डिमांड करती है कि मुझे उस घर में रहने का हक़ दिया जाए। उसके साथ साथ वो CRPC 125 में चली जाती है जिसमें उसे अपने लिए खाने पीने के लिए गुजारा भत्ता भी चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के साथ वो जिस घर में ब्याह कर जाती है उस घर वालों की, उस लड़के की इस कदर बेइज्जती करती है, इस कदर बेइज्जती करती है। मैं एक केस डिस्कस करना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले एक शादी हुई और शादी में लड़की जैसे ब्याह कर घर आई, 3 महीने बाद वो जाकर अपने वालिदैन के घर बैठ गई और उसके बाद उसने लड़के वालों पर केस किया। केस करने के बाद वही 498 DV एक्ट, ये वो जितने भी वो केसेस कर सकती थी उसने केसेस किए। और इंतहा ये हुई कि जिस वक्त उसने डिमांड की कि मेरे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा सोना जहेज़ में दिया था और जब वो सोना उसे वापस दिया गया तो उसका कहना यह था कि ये सोना चांदी का है। यानी कि जो ज़ेवरात शादी के वक्त लड़की को चढ़ाए जाते हैं और ये कहकर कि ये सोने का ज़ेवर है, उस वक्त आप लोग जो हैं किसी भी सूरत में कोई लिखा पढ़ी करते नहीं हैं, कोई पर्चा, कोई उसके जो सबूत के तौर पर लिया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और आमतौर से वो कह देते हैं कि ये हमने इलाके के सुनार से बनवाए थे क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे, हम थोड़े थोड़े पैसे करके उसको देते रहते थे। अब वो लड़की ज़ेवर लेकर आती है, बाद में वो ये क्लेम करती है मेरी ससुराल वालों ने मेरा सोने का ज़ेवर बदल के चांदी का कर दिया। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वाकई ससुराल वाले एकदम इनोसेंट होते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं होता कि लड़की कितना ज़ेवर लेकर आई और वो उनकी एब्सेंस में या शादी में पहनने के लिए या घर जाने के लिए वो जब ज़ेवर अपने घर ले जाती है वो वहाँ से तब्दील हुआ, कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, इस सब के बारे में उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन उस सब के बावजूद उनकी इज़्ज़त का पूरी तरह से जनाजा निकाल दिया जाता है। तो मैं जिस लड़की की बात कर रही थी, जब उसने ये देखा कि कोर्ट में कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है कोर्ट में टाइम लगता है, साबित करना पड़ता है, तो उसने कुछ गुंडों को इकट्ठा किया और अपनी ससुराल में जाकर उसने इतनी तोड़ फोड़ की, इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ की, बल्कि उसकी एक नंद माजूर थी उसकी भी इस साथ बहुत मारपीट की, पूरे घर का सामान तोड़ दिया, सबकी पिटाई, कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला हो गया, किसी की आँख ज़ख्मी है, किसी का कुछ। और फिर उसके बाद भी जब उसका बस नहीं चला, क्योंकि अचानक ताबड़तोड़ हमला हुआ, तो उन लोगों को भी इतना जहन में नहीं रहा कि वो 100 नंबर पे कॉल करे, पुलिस को भी आने में वक्त लगता है। वो वापस नीचे उतर के आई और आने के बाद उसने, क्योंकि उनका घर तीसरी मंजिल पर था, तो ग्राउंड फ्लोर पर ज़मीन पर अपने सास ससुर नंदों के नाम लिखे। सारे लोगों ने उस पर थूका। थूकने के बाद उन लोगों ने अपने जूते चप्पलें निकाल के उन नामों को जूतों चप्पलों के साथ पीटना शुरू कर दिया। आप सोचिए किस कदर इंतहाई नफ़रत उस लड़की के दिल में थी और कितना बुरा माहौल, किस तरह से उस लड़की ने अपने गुस्से का इजहार किया, अपने मतलब जो भी उसके दिल की भड़ास थी उसने उसको किस तरह से निकाला। और
फिर उसने वहाँ खड़े होकर अपने सास ससुर सबको गालियाँ दी, बहुत ही बुरा भला कहा। और आमतौर से लड़कियों का अपने सास ससुर के बारे में ये कहना, नंदों के बारे में कहना कि वो लोग शादी के बाद मुझे घर ले जाने के बाद मेरे शौहर ने, देवर ने, ससुर ने, सब ने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे मजबूर किया कि मैं जिस्म फरोशी करूँ, उनका घर चलाऊँ, ये बड़े आम से इल्ज़ामात हो गए हैं आजकल के दौर में। और मुझे तो अफ़सोस उस वक्त होता है जब लड़की के वालिदैन ख़ुद कोर्ट में खड़े होकर लड़की के साथ इस बात के लिए गवाही देते हैं कि हाँ, हमारी लड़की के साथ ऐसा हुआ। आप सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और क्या फिर हम उस लड़के को ये मजबूर कर सकते हैं कि वो उस लड़की के साथ फिर से घर बसाए? फिर हम ये उम्मीद भी करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह ना करे हमारी लड़की को तलाक हुआ हो। तो ये इस तरह का जो माहौल इस समाज में बनता जा रहा है, तो हमको लड़कियों के जहन से ये परी वाला कंसेप्ट जो है ना, वो निकालना पड़ेगा। लड़कियों को बताना पड़ेगा कि समाज के अंदर रहते हुए उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आप अपने माँ बाप के घर रहिए, हर लड़की अपने माँ बाप के लिए आँख का तारा होती है, और ख़ास तौर से अपने वालिद के लिए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत लड़की अपने फ़ादर से करती है और फ़ादर अपनी लड़की से। मेरे पापा भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उन्होंने कहीं कहीं तो मेरे से जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के लिए भी उन्होंने मुझे सिर्फ समझाया, सपोर्ट नहीं किया, समझाया। तो मेरा आपसे यही कहना है, मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको इसी तरह ज़िंदगी जीनी है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपना माहौल, अपना रंग, अपना नज़रिया, अपने ख़यालात, अपने रस्म व रिवाज है, लेकिन हमको अपनी ज़िम्मेदारी को अपने लेवल पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी लड़कियों की तरबियत इस तरह से करें, क्योंकि समाज के ये जो टूटते बिखरते रिश्ते हैं, ये ख़ानदान है जो इतनी तेज़ी के साथ टूट रहे हैं, तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि आगे वाले वक्त में, हमारे फ्यूचर में, हमारे मुस्तकबिल में हम कैसी जो नस्ल है उसकी परवरिश करेंगे। और किस तरह का ये जो माहौल है, जो रंग हम देख रहे हैं समाज का बदलता हुआ। पहले मुश्तरका फैमिलीज़ होती थी, अब तो यूनिट फैमिलीज़ हैं, इकाई फैमिलीज़ हैं। उसमें भी अगर लड़कियां अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगी, नहीं समझेंगी, तो मेरे ख़्याल से ये सिलसिला फिर लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जो जा रहा है बहुत तेज़ी से, जो हमको हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ ऐसे काम करने के लिए उकसा रहा है, हमें मजबूर कर रहा है, जो हमें नहीं करने चाहिए, जो गुनाह हैं, अज़ाब हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम सबको सोचना चाहिए। मैं एक बार फिर यही कहूँगी कि लड़कियों को परी बने रहना लड़कियों की शान के ख़िलाफ़ है। हम समाज का एक अहम हिस्सा है, उतना ही अहम जितना कि मर्द है। जैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।